हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमारे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में एक नया टॉपिक ऐड किया है इस बार 2025 में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, जिसका नाम है विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस। अभी लेटेस्ट 2025 में जो भी सिलेबस रिवाइज हुआ है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, उन सभी के अंदर इस टॉपिक को जोड़ा है। ये टॉपिक हमें याद दिलाता है कि हमारे जो भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, उनको याद किया जाए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, बराह मिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, पंचानन माहेश्वरी जी हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं। इनका क्या योगदान रहा है, क्या योगदान इनका रहा है। तो नया टॉपिक है, क्वेश्चन पूछने की संभावना भी रहेगी। ये पहले जो हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती थी उसमें चलता था ये टॉपिक ये। और इसमें जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जैसे जगदीश चंद्र बसु हैं, सीवी रमन हैं, कलाम साहब हैं, इनका क्या योगदान रहा है ये हमें पढ़ना है। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमें तो अपने जो वेटेज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा देखना है कि चरक का क्या योगदान रहा है, सुश्रुत का क्या योगदान रहा है। फिर टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा अपन ने ये पीपीटी से लिया है। भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक दोस्तों कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। बस कहीं ना कहीं जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, जो आजकल ये गाइड वगैरह आती हैं, ये पता नहीं क्यों भारतीय वैज्ञानिकों को भुला देती हैं। बाकी कहीं ना कहीं, चाहे वो परमाणु की खोज की बात करें, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, चाहे अपन जीरो की बात करें, पाई के मान की बात करें, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय विज्ञान में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने सदियों से, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लो आप, विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, खगोल, एस्ट्रोनॉमिक्स, चिकित्सा, मेडिकल इंडस्ट्री, आयुर्वेद के अंदर बात करें, दर्शन, फिलॉसफी वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान निभाया है। द इंडियन साइंटिफिक ट्रेडिशनल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर एक पुरानी है, याद रखना, सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आयुर्वेद, फिलॉसफी, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले अपन जैसे खगोल विज्ञान की बात करते हैं कि खगोल विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो खगोल विज्ञान वास्तव में भारत में ही विकसित हुआ। खगोल विज्ञान का जन्म जो हुआ है ना, वो भारत के अंदर ही हुआ है। कितनी बड़ी बात है। एक जर्मन खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। उन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि की। यह क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी की आकृति गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। तो बताओ आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। ज्योतिष वेदांग ने नक्षत्र विज्ञान की सुव्यवस्थित श्रेणियां भी स्थापित की हैं। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यही आई है कि सबसे पहले किसने बताया है, तो आर्यभट्ट ने कंफर्म किया है यातना कि अर्थ स्पेरिकल शेप एंड इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशनल ऑन अर्थ ऑन दिस एक्सिस, अपनी ध्रुवी पर अपनी धुरी पर यह घूर्णन करती है, रोटेशनल मोशन करती है। और पृथ्वी कैसी है दोस्तों, गोल है। आर्यभट्ट को पुस्तक आर्यभट्टी ग्रंथ, पुस्तक का नाम है आर्यभट्ट की किस पुस्तक है जिसका नाम क्या है, आर्यभट्टी ग्रंथ। इसमें टोटल कितने श्लोक हैं, 121, 121 श्लोक हैं, जिसमें खगोल विषयक परीक्षा परिभाषाओं यानी खगोल से संबंधित जो डेफिनेशंस हैं, नक्षत्रों की सही स्थिति को पहचानना, सूर्य चंद्रमा की गति, पृथ्वी का गोलाकार होना, अपनी ध्रुवी पर घूमना, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इन सब के बारे में याद रखना किसने बताया है, इसमें आर्यभट्टी ग्रंथ के अंदर बताया गया है। तो जितने भी एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ द स्टार्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, द अर्थ शेप, रोटेशनल ऑन इन एक्सिस, इंफॉर्मेशन अबाउट द ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हमें आर्यभट्टीय ग्रंथ बताता है, जिसमें टोटल कितने श्लोक हैं, 121 श्लोक हैं। तो मेन पॉइंट पर मैं क्लिक कर रहा हूं। अगला है बराह मिहिर, इंपोर्टेंट बात है, बराह मिहिर के पंच सिद्धांत का ग्रंथ में, इंपोर्टेंट, बराह मिहिर के पंच सिद्धांत का ग्रंथ। प्रश्न आएगा
पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर है। कौन है याद रखना? बराहमिहिर है। बराहमिहिर ने ही ये बात बताई थी कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई आकर्षण शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। नक्षत्र विज्ञान विषय के 5 सिद्धांतों का वर्णन दिया गया है। इसमें मेन सिद्धांत कौन सा है? सन थ्योरी है, सूर्य सिद्धांत है। उज्जैन खगोल विज्ञान का प्रमुख अध्ययन केंद्र रहा है। उज्जैन जो रहा है याद रखना, खगोल विज्ञान का प्रमुख अध्ययन केंद्र कौन रहा है? उज्जैन रहा है। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह सेकंड ने, जयपुर के महाराजा सवाई सिंह सेकंड ने दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर इन सब के अंदर जंतर मंतर की स्थापना की है। कुछ नक्षत्र विषयक वेधशालाएं बनवाई हैं। कई बार जीके में प्रश्न आ सकता है, आ गया है कि कहां पर जंतर मंतर है और कहां पर नहीं है। तो नक्षत्रीय वेधशालाएं 5 जगह पर हैं, याद रखना। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा निर्मित की गई है। जयपुर स्थित जंतर मंतर में 19 विभिन्न खगोलीय गणना यंत्र, कभी जंतर मंतर गए हो आप? वहां पर आपको अलग टाइप के खगोलीय यंत्र दिखेंगे, अलग तरीके की आपको घड़ियां दिखेंगी, जिससे खगोल की स्थिति का पता लगाया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। भास्कर प्रथम ने महाभास्करीय, इंपोर्टेंट, लघु भास्करीय और आर्यभट्टीय भाष्य आदि लिखी हैं। तो महाभास्करीय, लघु भास्करीय और आर्यभट्टीय भाष्य ये किसने लिखी है? यातना भास्कर प्रथम के द्वारा लिखी गई हैं। भास्कर ने ग्रहों का सूर्य के समान उदय और अस्त होना बताया है। सूर्य और चंद्रग्रहण आदि विषयों पर भी इन्हें कथन लिखा है। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ रहे हैं और क्या रहे हैं? हमारे खगोल शास्त्री रहे हैं। इंडियन मैथमेटिशियन हैं ये और एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं। वेदांग ज्योतिष, ये सबसे पुराना खगोलीय ग्रंथ हमारा कौन सा है? वेदांग ज्योतिष है। सबसे पुराना खगोलीय ग्रंथ, ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट कौन सा है? वेदांग ज्योतिष है। कौन सा है? वेदांग ज्योतिष है। भास्कर द्वितीय ने सिद्धांत दिया है, शिरोमणि का लेखन किया था। शिरोमणि का लेखन किसने किया है बताओ? भास्कर द्वितीय ने किया है। इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, नॉर्मली जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है मेन, बस इतना ही हमें पढ़ना है। हालांकि हर चीज बहुत डिटेल में है, हर पॉइंट अपने आप में बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना अपन पढ़ नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से कम है। बाई चांस रेयरली एक क्वेश्चन आएगा, जो भी जरूर नहीं आए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा हैं, तो पूछा जा भी सकता है, पूछा नहीं भी जा सकता है। हो सकता है किसी शिफ्ट में आ जाए, किसी शिफ्ट में आपके नहीं आए। उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे ये। अन्य पुस्तकरण, एक कुतूहल नामक पुस्तक भी थी इनकी। ब्रह्मगुप्त ने खगोल गणनाओं में सर्वप्रथम किसका उपयोग किया है? बीज गणित, अलजेब्रा का यूज किया है। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त वाज द फर्स्ट टू यूज अलजेब्रा इन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। जो खगोलीय जो गणनाएं हैं उनमें सबसे पहले किसका यूज हुआ था? बीज गणित का उपयोग हुआ है। फिर आता है हमारा गणित शास्त्र। कहीं ना कहीं गणित शास्त्र में भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं। हड़प्पा की नगरीय खोज से पता चलता है कि उस समय लोगों को मापन और रेखा गणित का अच्छा ज्ञान था। हड़प्पा संस्कृति हमें यह बताती है कि कहीं ना कहीं उस समय जो लोग रहते थे उनको मापन और रेखा गणित का अच्छा ज्ञान था, याद रखना। यानी उनके नॉलेज किसकी था? मेजरमेंट और ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज उनको था। शून्य का आविष्कार दूसरी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। दूसरी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। इसकी उल्लेख किस में मिलता है? उनका पुस्तक ब्रह्मा विस्फोट सिद्धांत के अंदर मिलता है। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याओं पर भी कार्य किया था। वैसे शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन दूसरी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने भी इसके बारे में बताया है। तो आर्यभट्ट भी आते हैं और ब्रह्मगुप्त भी आते हैं। आर्यभट्ट ने बीज गणितीय एवं त्रिकोणमिति की खोज की थी। याद रखना, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। इन्होंने पाई का मान ज्ञात किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाई का मान किसने ज्ञात किया था? तो याद रखना, आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। मध्यकाल में गणित के क्षेत्र के 2 सुप्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। एक तो श्रीधर का गणित सार और दूसरा भास्कराचार्य का लीलावती। इंपोर्टेंट है। गणित सार में गुणा, भाग, संख्या, घन, वर्गमूल आदि के विषय में बताया गया है। तो इन द मिडाइवल पीरियड देयर वर 2 वेल नोन टेक्स्ट ऑन मैथमेटिक्स। एक तो कौन सा रहा है? श्रीधर का गणित सार रहा है और एक रहा है भास्कराचार्य की लीलावती। इन दोनों के अंदर गुणा, भाग, संख्या इनके बारे में बताया गया है। बराहमिहिर के द्वारा एक सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का विवरण दिया गया है, त्रिकोणमिति का विवरण दिया है। इसका विवरण दिया है, त्रिकोणमिति का विवरण दिया है।
द्विघात समीकरण का सबसे पहले समाधान प्रस्तुत करने वाला भारतीय गणितज्ञ कौन है? श्रीधर आचार्य हैं। कौन है अपना? श्रीधर आचार्य हैं। इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करके सूत्र प्रतिपादित किया था, जिनको आज किस नाम से जाना जाता है? श्रीधर सूत्र के नाम से या श्रीधर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो द्विघात समीकरण याद रखना। द्विघात समीकरण के बारे में किसने बताया है? श्रीधर आचार्य ने बताया है। श्रीनिवास रामानुजम का नाम सुना होगा, 20वीं सदी के सबसे महान गणितज्ञों में से एक हैं। अनंत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रामानुजम ने बताया था। अनंत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इन्फिनिटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रामानुजम के द्वारा बताया गया है। अगला आता है हमारा औषध विज्ञान, जिसको मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औषध विज्ञान, मेडिसिन। अथर्ववेद में प्रथम बार बीमारियों, चिकित्सा और औषधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न आ जाए कि बीमारी, चिकित्सा, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तक्षशिला और वाराणसी औषध विज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न आ जाए तक्ष की भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में औषध विज्ञान के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताओ क्या होगा? तक्षशिला और वाराणसी। इस समय के दो प्रमुख ग्रंथ हैं इंपोर्टेंट, चरक की है तो चरक संहिता, और सुश्रुत की कौन सी है? सुश्रुत संहिता। चिकित्सा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक आते हैं, तो चरक और एक आते हैं सुश्रुत। चरक की का नाम क्या है? चरक संहिता, और सुश्रुत की उसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता है। ये दो प्रमुख ग्रंथ मेडिसिन क्षेत्र में, औषध विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। तो सुश्रुत संहिता और एक कौन सी आती? चरक संहिता। इंग्लिश में भी इनको यही बोलेंगे। सुश्रुत के बारे में यदि अपन बात करें, सुश्रुत ग्रंथ, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित था। सबसे पहले शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? सुश्रुत को कहते हैं। इंपोर्टेंट बात, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसको कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक रोगी की कटी हुई नाक को ठीक किया, उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। इनकी सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया, इंपोर्टेंट है, किताब सासून ए हिंदी। क्या नाम है? सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसको नाम दिया है किताब सासून ए हिंदी और किताब सुश्रुत। क्या नाम दिया है? किताब सुश्रुत। इन्होंने 121 ऑपरेशन के जो इक्विपमेंट हैं, शल्य उपकरण हैं, उनके बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हड्डियों को जोड़ना, आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, इनके कई सारे तरीके बताए हैं। सुश्रुत ने लगभग 760 पौधों का उल्लेख किया है। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इज कॉल्ड सुश्रुत। चिकित्सा विज्ञान का जनक, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण, चरक। चरक शब्द का अर्थ क्या होता है? चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। ये पैदल चल चल करके मरीजों का इलाज करते थे, रोगियों का इलाज करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? चरक पड़ा है। इंपोर्टेंट बात है, चरक शब्द का अर्थ क्या होगा? चलना होगा। ये रोगियों का इलाज करने के लिए मीलों पैदल चलते थे। आप सोचो हमारे भारतीय वैज्ञानिक किस तरीके के महानुभाव रहे हैं। आज हम डॉक्टर के पास खुद चल के जाते हैं, 500 रुपये फीस के देते हैं, फिर भी डॉक्टर हमें ये नहीं बताता ढंग से कि आपकी बीमारी क्या है। बस जांच लिख देता है, दवाई लिख देता है, भेज देता है सीधा, दोबारा बुलाने के लिए कह देता है, 5 दिन बाद फिर से दिखाना। लेकिन पहले आप देखो, चरक जी जो मीलों दूर पैदल चल करके रोगियों का इलाज करके आया करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? चरक नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? चरक नाम पड़ा है। चरक संहिता में औषध के रूप में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। इनको भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पतंजलि ऋषि का नाम सुना है आपने। पतंजलि आज जो चल रहा है, योग गुरु हैं, वो भी पतंजलि से जुड़े हुए हैं। पतंजलि क्या है? पतंजलि ने बताया कि मनुष्य के शरीर में नाड़ियां होती हैं और कुछ चक्र पाए जाते हैं। आयुर्वेद में बीमारी बॉडी की सेम है, बस आयुर्वेद में उनका नाम अलग है। आयुर्वेद अलग तरीके से जानता है, एलोपैथी अलग तरीके से जानती है, होम्योपैथी उनको अलग तरीके से जानती है। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में कुछ नाड़ियां होती हैं, कुछ चक्र होते हैं, कुछ तो नर्व पाए जाते हैं और कुछ इसमें क्या होते हैं? चक्र होते हैं। जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रवार, ये 8 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? ये 8 चक्र हैं। अपना नाम पूछा जा सकता है। इन्हें सक्रिय बनाने के लिए 8 चरण दिए गए हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? अष्टांग योग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अष्टांग योग कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहेंगे नाम, ये नाम कभी बदलता नहीं है।
आपका नाम जो भी है, हिंदी में भी आपको नेहा बोलते होंगे, इंग्लिश में भी बोलते होंगे, हिंदी में आपको मनोज बोलते हैं, इंग्लिश में मनोज ही बोलते हैं, तो सेम रहेगा। यम नियम, ये क्या है देखो, अष्टांग योग भी कहते हैं। ये निम्न कौन कौन अष्टांग योग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समधि। पतंजलि को क्या कहते हैं? योग का पिता कहते हैं। पतंजलि को क्या कहते हैं? योग का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। 21 जून 2015 से 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। यहां पर एक योग दिवस 2025 की थीम याद रखना आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। योग दिवस 2025 की थीम क्या रही है? आजकल थीम पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए क्या है? योग है। ये योग दिवस 2025 की थीम रही है। योगा फॉर वन अर्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जब भी आप एग्जाम देने जाओ, ये तो 25 की है, 26 में आप एग्जाम देने जाओगे तो 26 की भी आपको थीम याद रख के जानी है। ऐसी करंट की चीजों को आप एक जगह लिख लिया करो। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो महत्वपूर्ण जितने भी दिवस आए हैं 26 के अंदर आपके एग्जाम से पहले पहले, यदि उनकी थीम डिस्क्राइब हो चुकी है, थीम पब्लिश हो चुकी है, तो आप थीम जरूर याद रखें। आजकल डे नहीं पूछते, आजकल डे की थीम पूछी जाती है, जो कि हर किसी को पता नहीं होती। और एक जैसे ही चार ये कंटेंट बना करके देते हैं, 4 स्टेटमेंट बना के देते हैं। तो ये योग दिवस 2025 की थीम है, इंपोर्टेंट है। जाओ जब याद रखना, 2026 की भी आपको याद रख के जानी है, आगे आएगी। भारत सरकार ने आर्यभट्ट के सम्मान में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा है? आर्यभट्ट रखा है। भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय के सम्मान में द्वितीय कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा है? भास्कर। तो ये भास्कर आर्यभट्ट जो कृत्रिम उपग्रहों के नाम हैं, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही रखे गए हैं। पश्चिम वैज्ञानिक कोपरनिकस खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण आते हैं। ये इनकी खोज को आर्यभट्ट 1000 वर्ष पूर्व कर चुके थे। पश्चिमी वैज्ञानिक हैं ये कोपरनिकस, इनकी खोज को आर्यभट्ट हमारे 1000 वर्ष पूर्व कर चुके थे। आप सोचो, कोपरनिकस का नाम हर विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी जानता है, जानने को तो आर्यभट्ट का भी जानता है, लेकिन आप सोचो जो बात कोपरनिकस ने बताई उससे 1000 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने बता दी थी। आर्यभट्ट ने पाई का शुद्धमान ज्ञात किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी का आवर्तकाल, इन सब के बारे में बताया है। तो आर्यभट्ट had made the discoveries of the western scientist Copernicus 1000 years earlier. He discovered the exact value of pi, the area of a triangle, and the circumference of the earth and the अर्थ टाइम पीरियड। इन सब के बारे में आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था। तो इसी तरीके के प्रश्न इसमें से आएंगे। लीलावती का फारसी अनुपात क्या है? फेजी। और अंग्रेजी अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? ये कोलवक्र ने किया था। किसने किया था? फारसी अनुपात फेजी ने किया था, और अंग्रेजी अनुपात किसने किया है? कोलवक्र के द्वारा किया गया है। कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं चरक, जिनके बारे में महत्वपूर्ण योगदान मैं आपको बता देता हूं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के महान आचार्य के रूप में इनको जाना जाता है। चरक को पाचन, डाइजेशन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, शरीर प्रतिरक्षा, बॉडी इम्यूनिटी की अवधारणा चरक ने ही दी है। चरक के अनुसार कफ होता है, पित्त होता है और बात होता है। इसमें जब असंतुलन हो जाता है तभी बीमारी उत्पन्न होती है। चरक ये कहता है कि हमारे शरीर में 3 चीजें पाई जाती हैं, कफ पित्त और बात। इन तीनों में जब कोई असंतुलन हो जाता है तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। चरक ने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व जान लिया था। सोचो कितनी बड़ी बात है। आनुवांशिकी के सिद्धांत मेडल वैज्ञानिक ने दिए थे, लेकिन मेडल से पहले 2000 वर्ष पूर्व हमारे जो चरक हैं उन्होंने जान लिया था। चरक ने शरीर का नियंत्रण केंद्र किसको बताया था? हृदय को बताया था। प्रश्न आ जाए कि चरक ने शरीर का नियंत्रण केंद्र किसको बताया था, तो हार्ट को बताया है, हृदय को बताया है। चरक के ग्रंथ का नाम क्या है? चरक संहिता में चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सकों और विद्यार्थियों के लिए निर्देश प्रतिज्ञाओं को उल्लेख भी किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। चरक पीड़ित जनता का इलाज करने के लिए दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? चरक कहते हैं।
राजस्थान बोर्ड किताब के लाने, ये सारा राजस्थान बोर्ड का ही मैटर लिया है मैंने, राजस्थान बोर्ड की बुक्स है ना, वहीं से सारा मैटर लिया है ये। अब ये टॉपिक ऐसा है, नया जोड़ा है, तो सभी लोग वहीं से ले रहे हैं, तो आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा तो सेम सा ही मिलेगा लगभग, क्योंकि टॉपिक ही वहीं दे रखा है और सेम ही योगदान है, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला आता है हमारा सीबी रमन। रमन प्रभाव की खोज की थी। भ्रष्टाचार रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीबी रमन ने की थी। इसके लिए इनको 1930 का क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने खूब सुना होगा। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता बोलते हैं इसको। इसका अनुसंधान कॉस्मिक किरणों और परमाणु क्षेत्र में था। परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी की थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी इन्होंने। अप्सरा, वही राजस्थान बोर्ड की लाइनें हैं सारी, ये अप्सरा इंपोर्टेंट है, यहां पर ये बातें थोड़ी याद रखनी है। अप्सरा, साइरस, जर्लिना जैसे रिएक्टर भट्टी की खोज किसने की है? होमी जहांगीर भाभा ने इनकी स्थापना की है। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर क्या रख दिया इनके सम्मान में? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया। तो कुछ सत्य असत्य के रूप में प्रश्न आ सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम पहले क्या था? तो पहले क्या था? परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे था। कब था ये? 1967। बदला कब था? 1967 में। अप्सरा, साइरस, जलीना रिएक्टर की स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी? तो होमी जहांगीर भाभा ने की है। फिर आता है हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना की है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी हमारे जयपुर के हैं। जयपुर निवासी माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, किस पर किया है काम इन्होंने? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट आता है सलीम अली। सब जानते हैं भारत के बर्डमैन रहे हैं ये, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में, वर्डमैन के रूप में इनको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखना, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द फॉल ऑफ ए स्पैरो। भरतपुर घना पक्षी विहार में की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। कलाम ने भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा था। इनके निर्देशन में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, सब सुना होगा आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, आकाश, इन सभी मिसाइलों का विकास और प्रक्षेपण इन्हीं के देखरेख में किया गया है। 1998 के परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया है। कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला है बीरबल साहिनी। बीरबल साहिनी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया है, जिसको पैलियोबॉटनी कहते हैं। इंपोर्टेंट, पैलियोबॉटनी के बारे में किसने बताया था? बीरबल साहिनी। इसमें से क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, मिलान करवा सकता है। एक तरफ आपको 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दे देगा, एक तरफ उनकी खोज से संबंधित बात दे देगा, मिलान करवाएगा कौन सा किससे संबंधित है। बस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इस टॉपिक को देने का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे भारत के बच्चों को भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पता होना जरूरी है। हम भूल गए उनको, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य संस्कृति के जो वैज्ञानिक हैं, जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे हजारों वर्ष पूर्व चीजों को बता दिया था। सबसे पहले न्यूटन से पहले बरहामिहिर ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के जनक के रूप में न्यूटन को ही जानते हैं, ब्रह्मगुप्त के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण थ्योरी ब्रह्मगुप्त ने भी दी थी और बरहामिहिर ने भी बताया है। प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस बोसोन कण के बारे में बताया है। पदार्थ की 5 व्यवस्था मैंने आपको केमिस्ट्री में बताई थी, वीआईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इसकी खोज भी किसने की है? प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा की गई है। इन्होंने सल्फोनेमाइड अणु की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके आंखों की दवाई बनाई थी, आई ड्रॉप। अगला आता है हमारा भास्कराचार्य प्रथम। इन्होंने संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना प्रारंभ किया। भास्कराचार्य प्रथम ने महाभास्करीय 2 ग्रंथ लिखे हैं, महाभास्करीय और लघु भास्करीय। तो याद रखना, भास्कराचार्य जी ने प्रथम ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक तो महाभास्करीय लिखा है, एक लघु भास्करीय लिखा है। महाभास्करीय ग्रंथ में त्रिकोणमिति फलन या साइन का मान निकालने के लिए एक परिमेय व्यंजक भी दिया है। अब इनमें आपको बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, केवल इतना याद रखना है कि कौन से वैज्ञानिक का योगदान क्या रहा है। भास्कराचार्य प्रथम ने एक प्रमेय भी दिया है, जिसको आजकल पेल समीकरण के नाम से जाना जाता है।
अभी पेल समीकरण क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर आता है हमारा एक बोधायन। सुलभ सूत्रों को सबसे पहले लेखक माना जाता है, इंपोर्टेंट। सुलभ सूत्रों का यूज कहां होता है, वेदियों को बनाने में किया जाता है। नाम सुना होगा आपने, वेदियां होती हैं, वेदियों को बनाने में सुलभ सूत्रों का उपयोग किया जाता है। और सुलभ सूत्रों के बारे में किसने बताया है दोस्तों, बोधायन नामक वैज्ञानिक ने बताया है। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, कणाद ने। मैं बता चुका हूं परमाणु वाले टॉपिक में अपने बहुत डिटेल में पढ़ा है सारी चीजें, स्टार्टिंग मैंने कणाद से ही वहां पर की थी। अगला आता है आर्यभट्ट। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ रहे हैं। प्रमुख कृतियों में से आर्यभट्टीय है और आर्य सिद्धांत में शामिल हैं। ग्रहों की कक्षाओं की गणना, सूर्य और चंद्रग्रहण की व्याख्या भी की थी इन्होंने। पृथ्वी चंद्रमा के बीच में दूरी की गणना, इंपोर्टेंट बात, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है बताओ, 3,84,400 किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखना, अर्थ टू सन और अर्थ टू मून की दूरी भी पूछी जा सकती है। ब्रह्मगुप्त सबसे पहले शून्य से गणना करने के लिए नियम दिए थे ब्रह्मगुप्त ने समझाया था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है और पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बात किसने बताई थी, सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताई गई है। फिर आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने आनुवांशिक कूट और प्रोटीन संश्लेषण पर काम किया है। जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस पर वर्क करने वाले वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं हमारे जगदीश चंद्र बोस। पौधों में चेतना शक्ति की खोज किसने की है, जगदीश चंद्र बोस ने की है। बस इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक तरफ आपको वैज्ञानिकों को नाम लिखा मिलेगा, एक तरफ ये मेन पॉइंट लिखा मिलेगा, मिलान करवाएगा कौन से किससे संबंधित है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपका और भी समाधान हो जाएगा। इन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया। कैस्कोग्राफ क्या होता है, ये पौधों की वृद्धि दर को मापता है। पौधों की वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र है। पौधों की वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, कैस्कोग्राफ कहलाता है। एमएस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक कहते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है एमएस स्वामीनाथन साहब का। नागार्जुन एक रसायनज्ञ रहे हैं, केमिस्ट रहे हैं। ये रस रत्नाकर रसायन विज्ञान की इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या नाम है, रसायन विद्या, रस रत्नाकर रसायन विद्या इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो पुस्तक का नाम याद रखना, नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या है, रस रत्नाकर रसायन विद्या। इन्होंने पारा, जस्ता, तांबे के निष्कर्षण के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, पारा, जस्ता, तांबे के निष्कर्षण के बारे में बताया है। फिर एक आते हैं हमारे महावीराचार्य, और महावीराचार्य क्या रहे हैं, हमारे गणितज्ञ रहे हैं। क्या रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं। तो ऐसे आएगा, महावीराचार्य दे दिया, आगे गणितज्ञ मिलान करना है। बरहामिहिर भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे ये। बरहामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रखना ब्रह्म जातक, ज्योतिष के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। तो ब्रह्म जातक के लेखक कौन है बताओ, बरहामिहिर हैं। कौन है, बरहामिहिर हैं। बरहामिहिर ने बताया था कि ऐसी कोई शक्ति होती है जो वस्तुओं को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। इस शक्ति को ही क्या कहा गया था, गुरुत्वाकर्षण कहा गया था, ग्रेविटेशनल कहा गया था। तो इन्होंने, इनकी बुक का नाम क्या है अपना, इनका बुक का नाम है बृहद जातक। क्या नाम है, बृहद जातक। ये माइलस्टोन के रूप में साबित हुई है। और इन्होंने क्या बताया था, Brahamir explained that there is a force that keeps object attached to the earth. Today this force is called gravity या gravitational force इसको कहा जाता है। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं हमारे डॉक्टर राजा रमन्ना, परमाणु आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये परमाणु आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर राजा रमन्ना रहे हैं। भारत के परमाणु परीक्षण में इनका विशेष योगदान रहा है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना का संबंध किससे है, भारत में परमाणु परीक्षण से होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन नहीं जानता, सभी नाम आप बहुत अच्छे से सुन चुके हो। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है। कॉस्मिक किरणों के अध्ययन में इनका प्रमुख योगदान रहा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे हैं। फिर एक आता है हमारा प्रोफेसर सतीश धवन, भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट और रोहिणी का प्रक्षेपण इन्हीं के प्रयासों से सफल हुआ है, सतीश धवन के प्रयासों से ही। और जीवक कुमार मच्छ जी आते हैं, ये भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, इंपोर्टेंट है, भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं और बाल रोग विशेषज्ञ भी रहे हैं, पीडियाट्रिस्ट भी रहे हैं ये, और महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य भी रहे हैं। प्रश्न आ जाए
कि ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जो महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य रहे हैं, बाल रोग विशेषज्ञ रहे हैं, प्रमुख आयुर्वेदाचार्य भी हैं। क्या आंसर हो जाएगा? जीवक कुमार मच्छ होगा। तो ये दोस्तों हमारे क्या थे? सारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान हमने पढ़ा है। टॉपिक नया था लेकिन छोटा ही टॉपिक है। अब इसको मैं लिखवाता तो थोड़ा सा हाथों से लिखते तो थोड़ा समय इसमें ज्यादा लग जाता, वही 2 घंटे क्लास हो जाती, बात वही है। तो याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको पीपीटी से लिया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यही आपको याद रखना है, इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या बनाने हैं? एक पेज पर इस पूरे टॉपिक को लिखना है आपको। कैसे लिखोगे? पहले टॉपिक का नाम डालना, वैज्ञानिक का नाम, उसका मेन योगदान, वैज्ञानिक का नाम, मेन योगदान, वैज्ञानिक का नाम, मेन योगदान। चरक, चिकित्सा विज्ञान के जनक, चरक का अर्थ लिखना है चलना। बस इनको उन्होंने क्या? चरक संहिता। मेन चीजें लिखनी है आपको इस थ्योरी में से, इसमें से मेन चीजें निकालनी है आपको। कोई भी वैज्ञानिक है, बराहमेर, ब्रह्मजातक, उसकी पुस्तक का नाम लिखो। आगे क्या बताया? कि पृथ्वी के अंदर चिपकाने की शक्ति पाई जाती है वस्तुओं को, इतनी बात लिखनी है। पंचानन माहेश्वरी, आगे लिख दो पादभ्रूण विज्ञान। तो ऐसे हर वैज्ञानिक का नाम लिखोगे, उसके सामने एक शब्द लिखोगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आएगा तो किसी पे क्वेश्चन होगा भी नहीं, और क्वेश्चन यहीं से आएगा क्योंकि नया टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वैसे ही कम हैं, तो और कितना आगे जाएगा एग्जामिनर? तो आएगा वो तो सबके यहीं से आएगा। अब कोई प्रश्न ही ऐसा आ जाएगा बहुत ही आउट तो अलग बात है। बाकी अपन ने लगभग सारे वैज्ञानिक इसमें ले लिए हैं। आपके राजस्थान बोर्ड में तो कम दे रखे हैं, मैंने उससे भी ज्यादा वैज्ञानिक आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, और इसके क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे तो थोड़ा सा इसका और भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, जो कि लेटेस्ट अभी 2025 में सभी में जोड़ा गया है। तो ये चीजें इस टॉपिक में हमें पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।